नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित होंगे। मैं भी यहां अपनी टीम के साथ सुरक्षित हूं और लगातार आप लोगों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहा हूं और हमारी टीम भी लगातार आप लोगों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रही है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि मैं प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल और सामान्य विज्ञान विषय के भौतिकी विषय को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि ये दोनों विषय बहुत ही आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझा सकूं। तो समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। तो शुरुआती दौर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक विषय के साथ जिसे कहा जाता है सामान्य विज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सिलेबस में विज्ञान नहीं है, हमारे सिलेबस में सामान्य विज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि हमारे सिलेबस में विज्ञान क्या है? सामान्य विज्ञान, अर्थात सामान्य सी जानकारी, विज्ञान के सामान्य सिद्धांत जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो विज्ञान विषय है ये वास्तविकता में साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यह साइंस शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है, वो शब्द है साइंसिया। क्या है? साइंसिया। इस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। फिर बोल रहा हूं, विज्ञान विषय जिसे हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, यह लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि साइंसिया का अर्थ है जानना या जानकारी प्राप्त करना, तो क्या जानना और क्या जानकारी प्राप्त करना? तो ऐसा भौतिक शास्त्री कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि इस दुनिया की प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से ही जुड़ी हुई है। जैसे सामान्य उदाहरण की बात करता हूं, सूर्य एक तारा है। तारा इसलिए है क्योंकि उसका खुद का प्रकाश है। उसके केंद्र में नाभि की संलयन की प्रक्रिया चल रही है, तो वो नाभि की संलयन भी जिसका उदाहरण है वो विज्ञान है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास आ रहा है, विकिरण विधि से आ रहा है, तो वो विकिरण भी विज्ञान है। हमारा वायुमंडल संवहन की प्रक्रिया से गर्म हो रहा है, तो वो संवहन भी विज्ञान है। बारिश होती है, बारिश की प्रक्रिया में पहले सागर से पानी वाष्प बन के उड़ता है, अर्थात वाष्पीकरण होता है, फिर उसका ऊपर ऊंचाई पे जाके संघनन होता है, तो ये वाष्पीकरण और संघनन भी विज्ञान है। बारिश होने के बाद आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो इंद्रधनुष भी विज्ञान है। और आप सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर आज मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी काय का उदाहरण है? विज्ञान का। तो ऐसा लोग कहते हैं कि इस प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो इन्हीं सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना वास्तविकता में क्या है? हमारा विज्ञान। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे सिलेबस में विज्ञान नहीं है, हमारे सिलेबस में सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान इसलिए सिलेबस में जोड़ा गया क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। हम 10th में जब स्कूल में निबंध लिखा करते थे विज्ञान का चमत्कार, तो पहली ही लाइन लिखते थे कि आज का युग विज्ञान का युग है। वो इसलिए लिखा करते थे क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक लगातार विज्ञान का उपयोग करता है। सुबह उठने से जैसे ही उठता है सबसे पहले मोबाइल में गुड मॉर्निंग टाइप करता है, रात में सोते हुए भी आखिरी उसका मैसेज गुड नाइट ही होता है। वो आप किसको भेजते हैं वो आपका निजी मामला है, लेकिन मनुष्य सुबह से लेकर रात तक लगातार विज्ञान का उपयोग करता है। तो प्रशासन ये चाहता है कि जो अधिकारी बन के आ रहे हैं उन्हें एक सामान्य विज्ञान की जानकारी हो, सामान्य सी जानकारी, आपके आसपास घटित होने वाली घटनाओं की सामान्य सी जानकारी, अर्थात गति क्या है, गति के प्रकार क्या है, प्रकाश क्या होता है, उष्मा क्या है, गति के नियम क्या क्या है, घर्षण क्या है, ये सामान्य सी जानकारी एक व्यक्ति को हो। इसीलिए हमारे सिलेबस में विज्ञान की बजाय क्या जोड़ा है? सामान्य विज्ञान। हमें विशेष विज्ञान नहीं पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का विज्ञान हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य विज्ञान की 3 शाखाएं बनाई जाती है। ठीक है, एक होता है हमारा भौतिक शास्त्र या भौतिकी, ठीक, एक होता है मेरा रसायन शास्त्र, ठीक है, और एक होता है मेरा जीव विज्ञान। ये तीनों आप जानते हैं। ठीक है, ये भौतिकी की 3 शाखाएं होती हैं। इनमें से रसायन शास्त्र जैसा कि आपको पता है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जीवन पाटीदार सर है वो आपको पढ़ाएंगे, ये जीव विज्ञान भी वही आपको पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम भौतिक शास्त्र की। सामान्य विज्ञान की तो हम बात ही कर चुके हैं, ये आया मेरा भौतिकी। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कहा जाता है इस विषय के लिए कि विज्ञान हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता, थोड़ा सा जटिल पड़ता है। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा, और फिजिक्स बड़ी टफ, अभी पढ़ो अभी के अभी रफ।
तो इन विषयों के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बेवफा होते हैं, ये आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बेवफाई कभी भी एक तरफा नहीं होती, कुछ ना कुछ रही होगी वजह, वरना यूं ही कोई बेवजह बेवफा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमजोरी रही होगी, तभी ये विषय आपके लिए क्या बन गए, कठिन। कोई विषय कठिन नहीं होता, हमारी पढ़ने की तकनीक उसे कठिन बना देती है। तो हम बहुत सरल और आसान शब्दों में इन विषयों को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको शुरुआत करता हूं भौतिकी से। ठीक, यहां लिखा है भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अभी मैंने आपसे कहा प्रकृति में होने वाली जितनी भी सामान्य से घटना होती है उनका विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। इस विषय में मूल रूप से हम द्रव्य, ऊर्जा व इनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, भौतिकी विषय में मूल रूप से हम द्रव्य क्या है, द्रव्य को ही हम एक नाम और देते हैं जिसे कहा जाता है पदार्थ। ठीक, तो द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है, और इनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो विषय क्या कहलाता है, भौतिकी। जैसे लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो द्रव्य है, ये पदार्थ है, यह ना तो बनता है ना नष्ट होता है। ठीक, और ऊर्जा भी ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। और लोगों ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड इन दो ही चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य नष्ट होकर ऊर्जा में बदलता है, और यही ऊर्जा इकट्ठी होकर फिर किसका निर्माण करती है, द्रव का। और इन्हीं की अंतर क्रियाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो विषय क्या कहलाता है, भौतिकी। अब यहां चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविकता में द्रव क्या है और ऊर्जा क्या है। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, परिभाषाएं लिखी है कि द्रव्य क्या और ऊर्जा क्या। एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा कि यहां लिखा है द्रव्य, यह द्रव्य वास्तविकता में है पदार्थ। ठीक, और एक शब्द और आप सुनते हो जिसे कहते हैं द्रव। यहां कंफ्यूज मत होना, ये द्रव्य है और ये द्रव्य है। ये द्रव्य पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो लिक्विड है, ये जो द्रव है, ये वास्तविकता में ये है, लेकिन ये द्रव्य पदार्थ है। परिभाषा समझते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जो जगह घेरे, जो किसी अन्य वस्तु पर दबाव डाल सके या जिस पर दबाव डाला जा सके, ऊर्जा के द्वारा जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सके और ज्ञानेंद्रियों से जिसका अनुभव किया जा सके, वही वास्तविकता में क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ। फिर सुनना, ऐसा कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो, जो जगह घेरे अर्थात जिसका आयतन हो, जो किसी अन्य वस्तु पर दबाव डाल सके, जिस पर दबाव डाला जा सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन किया जा सके और जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ। जैसे ही मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन तो होगा, द्रव्यमान है। ठीक, इसका कुछ ना कुछ आयतन है क्योंकि ये अपनी एक जगह घेर रहा है। ये मेरे हाथ पर दबाव डाल रहा है, मैं इसके ऊपर दबाव डाल सकता हूं। अगर मैं इसे गर्म करूं तो ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में चला जाएगा, अर्थात ऊर्जा के द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और अपनी ज्ञान इंद्रियों से मैं इसका अनुभव कर सकता हूं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, द्रव्य और पदार्थ। आपके आसपास की प्रत्येक वस्तु द्रव्य है, पदार्थ है, मैं भी पदार्थ हूं। क्लियर है? तो ये होता है हमारा द्रव्य। फिर दूसरी चीज आती है ऊर्जा। ऊर्जा तो आप सभी को पता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे वास्तविकता में ऊर्जा क्या है, लेकिन यहां सिर्फ इतना बता दूंगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो यही द्रव्य, इसी ऊर्जा और इन दोनों की अंतर क्रियाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो मेरी क्या कहलाती है, भौतिकी। ठीक है, अब धीरे धीरे और आगे लेके चलता हूं। लोग कहते हैं कि इस भौतिकी में हम बहुत सारे शाखाओं पे चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसी भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं यांत्रिकी। ठीक, यांत्रिकी के अलावा हम इसके अंतर पढ़ते हैं विद्युत, साथ ही साथ हम इसके अंदर पढ़ते हैं उष्मा गतिकी, इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रकाश और इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम ध्वनि। हमें हमारी प्रारंभिक परीक्षा में भौतिकी के अंतर्गत इतने टॉपिक को तो पढ़ना ही है। इनके प्रश्न कहीं ना कहीं बनते हैं, ये सब प्री में भी हैं और ये सीधे के सीधे सारे के सारे टॉपिक आपके मेंस में भी है। तो भौतिकी के अंतर्गत हम इतनी शाखाओं में चर्चा करेंगे, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, यांत्रिकी। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है भौतिकी का, जिसे कहा जाता है मापन। इसका नाम यहां देख लीजिए, क्या कहा जाता है, मापन। भौतिकी की शुरुआत, जिस तरह हिंदू धर्म में पूजा पाठ की शुरुआत बिना गणपति को पूजे नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिकी की शुरुआत बिना मापन से नहीं हो सकती। आपको शुरू में मापन पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पे मापन लिखा है, लेकिन मैं ये मापन आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम वास्तविकता में मापन क्या है मैं आपको यहां पे समझा देता हूं।
ठीक है। चलिए मित्रों, बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पर छोड़ देना। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझाऊं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, मापन या मेजरमेंट क्या है। ठीक, मापन में मैं मूल रूप से दो प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। एक, मापन क्या होता है, और एक, मापन क्यों किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मापन क्यों किया जाता है। ध्यान से समझना। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है, सटीक जानकारी प्राप्त अगर करना है, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, मापन। शब्दों पे ध्यान देना, सटीक जानकारी अगर प्राप्त करना है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, मापन। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार मित्रों बताओ ये मार्कर कितना लंबा होगा, इसकी लंबाई क्या है, तो आप कहोगे सर होगा 1 या 2 फीट का। मैं बोलूंगा नहीं, एग्जैक्ट बताओ यार, लगभग लगभग कुछ नहीं होता। तो आप यही कहोगे कि सर वो तो एग्जैक्ट तो मैं कैसे बता पाऊंगा, माप के, अर्थात सटीक जानकारी देना है तो क्या करना पड़ेगा, मापना। दूसरा उदाहरण लो, उदाहरण की कोई कमी नहीं। मैंने आपसे पूछा यार बताओ दोस्तों मेरा वजन कितना होगा अनुमानित, आपने कहा सर आपका वजन लगभग लगभग होगा 80-90 किलो, तो लगभग लगभग होगा। मैंने कहा यार लगभग से काम नहीं चलेगा, सटीक बताओ। तो आप बोलोगे सर सटीक के लिए तो मुझे आपका क्या करना पड़ेगा, मापन। अर्थात लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, मापन। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्यों के बाद में चर्चा करता हूं क्या। अब सवाल उठ रहा है कि मापन क्या है। तो मेरे मित्रों बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मापन का अर्थ होता है तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। अर्थात मापन में हम तुलना करेंगे, लेकिन किसकी, तो लोग कहते हैं कि मापन में जिस वस्तु का आप मापन कर रहे हैं उस वस्तु की वर्तमान मात्रा की, उस वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से तुलना कर दी जाती है। फिर शब्दों पे ध्यान देना, ठीक, पूर्व निर्धारित मात्रा से। मापन में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किसकी, जिस वस्तु का मापन करना है उसकी वर्तमान मात्रा की उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से क्या कर देते हैं, तुलना। तो यही क्या कहलाता है, मापन। यहां पूर्व निर्धारित मात्रा का तात्पर्य है उस वस्तु के संदर्भ मानक से। संदर्भ मानक का तात्पर्य का आराम से समझना। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी वस्तु का द्रव्यमान नापना है तो मैं द्रव्यमान नापने के लिए उसका मानक किसको बना दूंगा, किलोग्राम को। अगर मुझे किसी वस्तु की लंबाई नापना है तो लंबाई के लिए मैं मानक किसको बना दूंगा, मीटर को। ठीक, अगर मुझे समय को नापना है तो मैं मानक किसको बना दूंगा, सेकंड को। ठीक है, और इन्हीं से हम उसके क्या कर देंगे, तुलना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं किसी किराने की दुकान पर जाता हूं और उस व्यक्ति से कहता हूं कि भाई साहब मुझे शक्कर दे दीजिए, तो वो शक्कर क्या मुझे ऐसे ही दे देगा, नहीं, वो क्या करेगा, तुलना करेगा। सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा आपको कितनी शक्कर चाहिए। मैं कहूंगा कि मुझे शक्कर चाहिए 1 kg, क्योंकि मुझे भार है, द्रव्यमान है, तो मुझे शक्कर कितनी चाहिए, 1 kg। तो वो सबसे पहले तराजू लेगा, तराजू में एक तरफ रखेगा 1 kg का बाट, जानते होंगे आप, और दूसरी तरफ डालता जाएगा शक्कर। तो वो क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है। उसने 1 kg का बाट रख दिया, ये संदर्भ मानक है, उसकी पूर्व निर्धारित मात्रा है, और वो शक्कर डालता जा रहा है। वर्तमान शक्कर की तुलना वो पूर्व निर्धारित बाट से करता जाएगा। जहां दोनों बराबर हो जाएंगे, जहां दोनों की तुलना इक्वल हो जाएगी, वहां वो बोल देगा ले जाओ 1 kg शक्कर, क्योंकि उसने वास्तविकता में क्या कर दिया, मापन। यही मापन है किसी वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा से अगर तुलना कर दी जाए तो यही प्रक्रिया मेरे दोस्त क्या कहलाएगी, मापन। याद रखना, एक एक चीज में पढ़ा रहा हूं, मापन। मापन का अर्थ होता है तुलना करना, किसी वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा अर्थात उसके संदर्भ मानक से अगर तुलना कर दी जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मापन। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब आराम से समझते चलना, बिल्कुल भी लोड मत लेना, सब मुझ पे छोड़ देना। लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर सटीक जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों तो आपको उसका मापन तो करना पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु का मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन जिन का मापन किया जा सकता है उन्हें लोगों ने एक नाम दे दिया जिसे कहा जाता है भौतिक राशि। दोस्तों एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत डाउन से लेके चल रहा हूं। सबसे पहला एक प्रश्न आ रहा है कि भौतिक राशि क्या है।
तो ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि जिन भी राशियों का मापन किया जा सकता है, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है, उन्हीं सारी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब कभी भी कोई आपसे पूछ ले बताओ दोस्तों भौतिक राशियां क्या हैं, तो आप जवाब दे देना वे सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे सारी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। क्लियर है? जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, अभी मैं आपसे कहूं कि मित्रों लंबाई है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं यार जिस कमरे में आप बैठे उस कमरे की लंबाई नाप के बताओ, क्या आप नाप सकते हैं? हाँ, आप उसका मापन कर सकते हैं, अर्थात लंबाई कैसी राशि है, भौतिक राशि। मैंने कहा यार आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका क्षेत्रफल नाप के बताओ, क्या आप उसका क्षेत्रफल नाप सकते हैं, एरिया? हाँ, अर्थात क्षेत्रफल कैसी राशि है, भौतिक राशि। मैंने आपसे कहा यार आपका वजन नाप के बताओ, क्या आप आपका वजन नाप सकते हो, आपका भार नाप सकते हो? हाँ, तो आपका भार मापा जा सकता है, अर्थात ये कैसी राशि होगी, भौतिक राशि। अभी मैं आपसे कहूं कि यार मैं भाग रहा हूं, बहुत तेज भाग रहा हूं, क्या आप मेरी स्पीड नाप सकते हो? हाँ, अर्थात मेरा चाल नापी जा सकती है, तो मेरी चाल नापी जा सकती है, आपका भार नापा जा सकता है, आपके कमरे का क्षेत्रफल मापा जा सकता है, आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन मापा जा सकता है। तो ये सब जिन राशियों को मापा जा सकता है वो सारी राशियां मेरी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि। क्लियर है? और आगे चलते हैं, बिल्कुल भी लोड मत लेना। अब लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों ने कह दिया कि भाई साहब ये भौतिक राशियां भी दो प्रकार की हो जाती है। याद रखना, भौतिक राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक, एक होगी मूल राशि और एक होगी व्युत्पन्न राशि। भाई एक बात ध्यान रखना, मैं एक एक चीज, अब आप लोग मेरे सामने एकदम तो हो नहीं, तो मैं आपसे पूछ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मन मन में रिवाइज करते रहना। आप मैं यहां प्रश्न पूछो और आपके माइंड में जवाब आ जाना चाहिए। ठीक, तो मैंने बता दिया मापन, भौतिक राशियां वे सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वे सारी भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक, भौतिक राशियां दो प्रकार की हो जाएंगी, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। बिल्कुल आराम से समझते चलना। ऐसा कहा जाता है कि वे सारी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करती, वे सारी राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। कभी भी कोई पूछ ले मूल राशियां कौन, आप जवाब दे देना वे सारी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वे सारी राशियां क्या कहलाएंगी, मूल राशियां। लेकिन साहब वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, जो अपने अस्तित्व के लिए मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात वे सारी राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, उन सारी राशियों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। फिर सुन लो, भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक मूल राशि एक व्युत्पन्न राशि। वे सारी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वे सारी राशियां क्या कहलाएंगी, मूल राशियां। लेकिन वे राशियां जो मूल राशियों से बनेंगी, वो सारी राशियां क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। मित्रों उदाहरण पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा लंबाई, बताओ लंबाई का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, लंबाई किसी से मिलके नहीं बनी, लंबाई अपने आप में लंबाई है। चौड़ाई किसी से मिलके बनी क्या? नहीं। चलो मैं बात करता हूं दूरी, दूरी का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। ठीक, मैं आपसे बात करता हूं समय, क्या समय का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। लेकिन मजा तब आएगा जब मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा। बताओ क्षेत्रफल किससे मिलके बना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आपका जवाब आएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। और मजा तब आएगा जब मैं कहूंगा आयतन का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और मजा तब आएगा जब मैं कहूंगा चाल का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब एक बात सोच के बताओ, क्षेत्रफल क्या लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है? हाँ, अर्थात क्षेत्रफल तब बना जब लंबाई और चौड़ाई आपस में मिली, आयतन तब बना जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में मिली, और चाल तब बनी जब दूरी में समय का भाग दिया। अर्थात ये चाल, ये आयतन, ये क्षेत्रफल अपने अस्तित्व के लिए मूल राशियों पर निर्भर कर रही हैं। तो ये सारी राशियां कैसी होंगी, व्युत्पन्न राशियां। लेकिन ये सारी राशियां कैसी होंगी, मूल राशियां। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया मापन क्या है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। क्लियर है? आगे चलते हैं, बिल्कुल लोड मत लेना। मापन के बाद भौतिक राशियां, मूल राशियां बताने के बाद मैं आपको दो राशियां और बता रहा हूं जिन्हें कहा जाता है सदिश और अदिश। आराम से समझना, बिल्कुल लोड नहीं लेना। मैंने कहा कि एक राशि होती है जिसे कहते हैं भौतिक राशि। क्या होती है? वे सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां मैंने दो प्रकार की बता दी, एक मूल और एक
व्युत्पन्न। ठीक, जो स्वतंत्र है वो मूल, जो मूलों से बन रही वो व्युत्पन्न। अब लोग कहते हैं कि मूल हो या व्युत्पन्न हो, इन्हें परिभाषित तो करना ही है। क्या करना है? परिभाषित करना है। तो परिभाषित करने के आधार पर ये राशियां दो प्रकार की हो जाती हैं। एक हो जाती हैं सदिश राशियां और एक हो जाती हैं अदिश राशियां। फिर सुनना, भौतिक राशियां जिनका मापन हो सकता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक मूल और एक व्युत्पन्न। जो स्वतंत्र हैं वो मूल, जो मूलों से बन रही वो व्युत्पन्न। और इन्हें जब मैं परिभाषित करूंगा तो परिभाषित करने के आधार पर दो प्रकार की हो जाती है, एक सदिश और एक अदिश। अब 2 मिनट साइड में आओ। ये मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक दिशा और एक होता है परिमाण। दिशा मतलब डायरेक्शन, आप सभी जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहां ध्यान रखना, परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, परिमाण है। परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड। मैं ये समझा देता हूं परिमाण क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का जो संख्यात्मक मान होता है, ठीक, जो संख्यात्मक मान होगा वही संख्यात्मक मान उसका क्या कहलाएगा? परिमाण। जैसे उदाहरण समझना, मैंने कहा घड़ी में 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 2। तो ये 2 मेरा क्या है? परिमाण। मैंने कहा मेरा वजन 70 किलो है, हालांकि यह है नहीं, तो ये 70 मेरा क्या है? परिमाण। मैंने कहा दोस्तों मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व में जा रहा हूं, तो ये 40 मेरा क्या है? परिमाण। और पूर्व मेरी क्या है? दिशा। समझ में आ गया? किसी भी वस्तु का संख्यात्मक मान जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? परिमाण। 20 दोस्त जा रहे हैं तो 20 परिमाण है। मिसाइल से 1000 लोग मर गए तो वो 1000 परिमाण है। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, 7-8 लाख पहुंच गए तो वो 8 लाख परिमाण है। क्लियर है? तो जो संख्यात्मक मान होगा वो उसका क्या कहलाएगा? परिमाण। अब यहां राशियां दो प्रकार की हो गई, एक सदिश और एक अदिश। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, स धन दिश, ठीक, और अधन दिश। हालांकि इस बार कोरोना के कारण जो शादियां जो थी वो ऐसे ही चली गई, लोगों को शादियों में पत्रिका ही नहीं आई। लेकिन जब पत्रिका आती है तो आप लोगों ने एक बार ध्यान दिया होगा कि पत्रिकाओं में लिखा होता है सपरिवार। सपरिवार मतलब सहपरिवार। सहपरिवार मतलब परिवार के साथ आओ, जितने लोग हो सबके सब आ जाओ। ठीक, ऐसा ही यहां होता है। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। स का मतलब साधन दिश, अदिश का मतलब आधन दिश। सदिश का मतलब है दिशा के साथ और अदिश का मतलब है दिशा के बिना। अर्थात वे सारी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए मित्रों परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, वो सारी राशियां क्या कहलाएंगी? सदिश। याद रखना, कोई पूछ ले सदिश क्या है? वे सारी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी वो सब सदिश है। लेकिन वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण से ही काम चल जाएगा, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारी राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश। याद रखना, जिनको परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए वो सदिश होंगी। लेकिन जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण चाहिए, वो क्या है? अदिश। जैसे सामान्य सा उदाहरण देता हूं, समय। ठीक, अब समय में आपने कभी घड़ी देखी हो तो समय जब होता है तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। ठीक, और घड़ी हमेशा चलती है घड़ी की दिशा में। दो काम हो सकते हैं, या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हो या घड़ी के कांटे घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। आपने मुझसे पूछा सर समय क्या हो रहा है? मैंने कहा 2 बज रहे हैं, पहला केस। दूसरे केस में मैंने कहा 2 बज रहे हैं घड़ी की दिशा में। अब एक बात बताओ, मैं सिर्फ ये बोलूंगा तो भी आपको समय का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात अगर मैं साथ में ये बोलूं 2 बज रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो ये जो घड़ी की दिशा शब्द मैंने बोला इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है समय की जानकारी प्राप्त करने में। अर्थात समय वो राशि हो जाएगी जिसमें सिर्फ अगर परिमाण भी दे दिया जाए तो मुझे दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात परिमाण के आधार पर मैं समय की जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, तो समय कैसी राशि होगी? अदिश। लेकिन बल एक राशि है। अभी मैंने आपसे कहा यार दोस्तों मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो आप सबसे पहला सवाल पूछोगे क्यों लगा रहे हो?
कहाँ लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, क्या वजह है जो लगा रहे हो। अर्थात बल वह राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको वो दिशा भी बतानी पड़ेगी कि ये कहाँ लग रहा है। तो बल मेरी कैसी राशि होगी, सदिश। क्लियर है। तो एक सदिश और एक अदिश मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा आगे चलते हैं, समय का बहुत अभाव है। मापन क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, सटासट पढ़ते चलो। मापन क्या है, भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। भौतिक राशियां कौन, वे सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे सब क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की हो जाएंगी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं, ठीक है। मूल राशियां कौन, मैंने आपको बता दिया, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ये वाली लाइन एसआई पद्धति में 7 है, इन पे अभी अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक। व्युत्पन्न राशियां मैंने आपको बता दिया, सदिश राशि, अदिश राशि पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सदिश कौन और अदिश कौन, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं। मात्रक क्या होते हैं, इन पे अपन आगे चर्चा, यही समझा देता हूं। अभी मैंने आपसे कहा था कि मापन का तात्पर्य है किसी भी वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसके संदर्भ मानक से तुलना करना। तो ये जो संदर्भ मानक है, यही वास्तविकता में ये जो मानक है, यही मानक उसका क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे द्रव्यमान नापना है दोस्तों, तो मैं द्रव्यमान नापूंगा क्या में, किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम ही उसका क्या है, मात्रक। मैंने कहा कि मुझे समय नापना है, तो मैं समय का मापक मात्रक क्या लूंगा, सेकंड, क्योंकि यही उसका क्या है, मानक, ठीक है। तो ये सारी चीजें वास्तविकता में संदर्भ मानक ही उसका क्या कहलाता है, मात्रक। और बहुत सामान्य से परिभाषा, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे मेरी लंबाई थी, मूल राशि थी, तो इसका मात्रक मीटर मूल मात्रक होगा। लेकिन क्षेत्रफल मेरी व्युत्पन्न राशि थी, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होंगे और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होंगे। आगे चलते हैं। आई एम सॉरी। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये तो कहा था कि हम मापन करेंगे और मापन के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की वर्तमान मात्रा की उसकी पूर्व निर्धारित मात्रा अर्थात उसके संदर्भ मानक, और संदर्भ मानक को ही हमने क्या नाम दिया था, मात्रक। तो उसके मात्रक से क्या कर देंगे, तुलना। जैसे लंबाई की तुलना मीटर से कर देंगे, द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से कर देंगे, समय की तुलना सेकंड से कर देंगे। तो हमें मापन तो करना है। तो मापन जब हम करेंगे तो मापन या मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हमारे यहां होगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। तो कहा जाता है मात्रकों की या मापन की मूल रूप से 4 पद्धतियां होती है। मैं यही लिख रहा हूं, एक होती है सीजीएस, साइड में लिखा है, एक होती है एफपीएस, एक होती है एमकेएस और एक चौथी होती है एसआई। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है चारों, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। 2 बार बोल लीजिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्त सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, साइड में लिखा है। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड, साइड में लिखा है। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, साइड में लिखा है। और एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। चारों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अब मैं समझाता हूं ये क्या है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप लंबाई को सेंटीमीटर में, किसी वस्तु के द्रव्यमान को अर्थात उसके मास को ग्राम में और समय को सेकंड में नाप रहे हो तो आप डील कर रहे हो सीजीएस में। यदि आप लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नाप रहे हो, इसका मतलब आप एफपीएस में डील कर रहे हो। यदि आप लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नाप रहे हो, मतलब आप एमकेएस में डील कर रहे हो। और एसआई की चर्चा में भी आगे करूंगा। जैसे मैं इन 3 की बात करता हूं, मैं ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मैं शक्कर लेने जाता हूं, तो मैं शक्कर काय में लेके आऊंगा, किलोग्राम में। 1 किलो लेके आऊंगा, मैं 1 किलो शक्कर लेके आया, इसका मतलब किलोग्राम अर्थात मैं काय में डील करके आया, एमकेएस में, ठीक है। हमारे यहाँ के जो पहलवान होते हैं उनका वजन हम काय में बताते हैं, किलो में। 100 पे पहुंच जाए तो क्विंटल कह देंगे, क्लियर है। लेकिन जो WWF की फाइट होती है वो अपना वजन काय में बताते हैं, पाउंड में। अर्थात वो क्या फॉलो कर रहे हैं, एफपीएस, और हम क्या फॉलो करना है, एमकेएस, क्लियर है। अभी जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यार शक्कर तो मैं किलो में लाऊंगा लेकिन सोना काय में खरीदूंगा, आपके मन में ही आएगा ग्राम। हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम किलो में खरीद ले, तो हमारे मन में किलोग्राम आएगा ही नहीं, हमारे मन में क्या आएगा, ग्राम। तो मैं ग्राम में खरीद के ला रहा हूं, इसका मतलब मैं काय में डील कर रहा हूं, सीजीएस। तो कुछ लोग सीजीएस फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग एफपीएस फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग एमकेएस फॉलो कर रहे थे। तो लोगों ने कहा भाड़ में जाने दो, तीनों हटाओ और एक बना दो, जंजाल ही खत्म। तो हमने इन तीनों को खत्म करके फिर एक बना दी, जिसे कहा जाता है एसआई। बहुत महत्वपूर्ण है, 20-25 स्टार इस पर मार के लिख देना कि एसआई पद्धति बहुत महत्वपूर्ण। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। चलते हैं एसआई पे बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कुछ पॉइंट है जो मैं आपको और आगे
समझाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ एक पद्धति आ रही बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहा जाता है एसआई। फिर बोल रहा हूं, मात्रकों की या मापन की 4 पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। तीनों को हटा के हमने एक चला दी जिसका नाम है एसआई। एसआई अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यहां मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय मतलब यह सब जगह यही मान्य है और वर्तमान में यही प्रचलित है। यह एक पॉइंट है। यहां एमकेएस का विकसित रूप है। ये क्यों है इसको मैं अभी आगे इस पे चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है। अब 7 मूल मात्रक हैं तो इन 7 की मूल राशियां भी होंगी, याद रखना। और 2 पूरक मात्रक हैं तो इनकी 2 पूरक राशियां भी होंगी। अगर यह प्रश्न पूछ ले आपसे कि बताओ एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां या मूल मात्रक हैं, तो जवाब होगा 7। बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लेना। एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एमकेएस का ही विकसित रूप है, जो अभी समझाऊंगा क्यों। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। क्यों है चलिए दिखाता हूं आपको वो 7 कौन कौन से जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 आ गए, इन्हें घोट लेना मेरे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये आपको मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका एक आध प्रश्न बन ही जाता है। ये 7 मूल राशियां हैं जिनमें एक है लंबाई, क्या है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, 5वीं है ज्योति तीव्रता, 6ठी है विद्युत धारा और 7वां है पदार्थ की मात्रा। ध्यान रखना कितनी पद्धतियां, कितनी मूल राशियां हैं टोटल 7, और उनके मात्रक भी कितने हैं 7। और यह सब कौन सी राशियां, कौन से मात्रक हैं, एसआई पद्धति की राशियां और एसआई पद्धति के मूल मात्रक है। प्रश्न बनेगा लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, जवाब होगा मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, जवाब होगा किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या है, जवाब होगा सेकंड। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, जवाब होगा केल्विन। मेरे भाई ध्यान रखना, तापमान के 4 मात्रक हम पढ़ते हैं सामान्यतः, कभी आपने पढ़ा होगा। एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है र्यूमर और एक होता है केल्विन। अब प्रश्न पूछेगा इन चारों में से एसआई मात्रक कौन सा है, तो सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट नहीं, र्यूमर नहीं, तो बचा कौन, केल्विन। बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। 2 बार बोल लेना, कैंडेला कैंडेला, कैंडुला नहीं है। तुम थोड़ी देर बाद कैंडुला कैंडुला करोगे, ये वास्तविकता में क्या है, कैंडेला। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल। याद रखना, सीधे प्रश्न बनते हैं कि ये 7 मूल राशियां, इनके 7 मूल मात्रक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे और आगे इस पे चर्चा करूं तो इसमें 2 पूरक राशियां और थी। 2 पूरक राशियों में मेरे पास ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस इनको याद रख लेना कि समतल के कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये 2 याद रख लेना। हालांकि इनमें से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन एसआई पद्धति में शामिल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि समतल के कोण का एसआई मात्रक है रेडियन और घन कोण का एसआई मात्रक है स्टेरेडियन। क्लियर है दोस्तों। अब यहां कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। यहां एक चीज समझिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि मापन की 3 पद्धतियां हैं, एक है सीजीएस, एक है एफपीएस, एक है एमकेएस और एक है एसआई। ठीक है। और एसआई में मैंने बता दिया था कि मूल कितने मात्रक हैं, 7। उन 7 को मैं यहां लिख देता हूं। 7 में सबसे पहले मेरे पास एक क्या था, लंबाई। ठीक है। दूसरा मेरे पास था द्रव्यमान। ठीक है। तीसरा मेरे पास था समय और चौथा मेरे पास था ताप। बाकी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब ध्यान से समझना, सीजीएस में लंबाई ठीक, यहां द्रव्यमान ठीक और यहां पे समय। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। एफपीएस में लंबाई का फुट है, द्रव्यमान का पाउंड है, समय का सेकंड है। एमकेएस में लंबाई का मीटर है। यहां इस बात को आप नोट करना, यहां लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का सेकंड है। एमकेएस में भी लंबाई का मीटर, एसआई में भी लंबाई का मीटर। ठीक है। एमकेएस में भी द्रव्यमान का किलोग्राम, एसआई में भी द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है। एमकेएस में भी समय का सेकंड, एसआई में भी समय का सेकंड।
कहा जाता है कि जैसे m के s में तीनों के जो जो मात्रक थे एज अ 30 मात्रक SI में यूज किए गए, इसीलिए ये वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि SI पद्धति किसका विकसित रूप है, किसका परिवर्धित रूप है, तो हमने कह दिया था SI किसका विकसित है, MKS का। क्लियर है? बस मैं यही बताना चाह रहा था कि CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, इसमें FPS में फुट पाउंड सेकंड है, MKS में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड है, SI में भी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड है, अर्थात जो MKS में थे वही SI में है। इसीलिए प्रश्न बन जाता है कि SI पद्धति किसका विकसित रूप है, तो जवाब हो जाता है SI पद्धति MKS का ही विकसित रूप है। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े आराम से देखना, बिल्कुल लोड मत लेना। CGS, FPS, MKS और SI। अब याद रखना SI में समय का मात्रक हमने क्या रखा था, सेकंड। ठीक है, अब ध्यान रखो लंबाई का यहां सेंटीमीटर है, यहां फुट है, यहां मीटर है, और SI में भी मीटर ही था। ठीक, लेकिन इन तीन में अलग अलग है लंबाई का मात्रक। यहां द्रव्यमान का, मास का, कहीं ग्राम है, कहीं पौंड है, कहीं किलोग्राम है, यहां पर भी किलोग्राम है। ठीक, लेकिन यहां समय को ध्यान से देखो, समय एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक CGS में भी सेकंड था, FPS में भी सेकंड है, MKS में भी सेकंड है और SI में भी सेकंड है। तो ये प्रश्न बनता है वो कौन सी राशि है जिसका मात्रक चारों पद्धतियों में समान है, तो वो राशि कौन सी रहेगी, समय, और इसका मात्रक कौन सा रहेगा, सेकंड। ये SI पद्धति देखिए, SI पद्धति का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, SI पद्धति ये रहा। SI पद्धति का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये MKS पद्धति का ही विकसित रूप है और इसमें 7 मूल है। 2 प्रश्न मैंने अतिरिक्त बताए कि MKS का ही विकसित SI क्यों है, और दूसरा ऐसी कौन सी राशि है जो चारों में समान है, तो उसका जवाब हो जाएगा समय। ठीक है, ये मेरी महत्वपूर्ण चीजें खत्म हुई जिनमें मैंने आपको मापन क्या है, ठीक, भौतिक राशियां क्या है, सदिश अदिश राशियां क्या है, मूल राशि व्युत्पन्न राशियां क्या है, मात्रक की पद्धति क्या है, ये सब मैंने बता दी। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूं जिसे कहा जाता है विमीय सूत्र। जैसा कि मैं इसे पढ़ने से पहले पूरा समझा देता हूं अपनी भाषा में। मेरे मित्रों, मेरी क्लास में एक बात ध्यान रखना, मैं परिभाषाओं के अनुरूप कम चल के अपनी सामान्य भाषा में चलूंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। विमीय सूत्र की परिभाषा को जाने दो। कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि विमीय सूत्र क्या है, तो आप एक ही बात कहना कि हमें नहीं पता विमीय सूत्र क्या है, बस ये पता है कि विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। और साथ ही साथ विमीय सूत्र में 3 चीजें होती हैं, एक होता है M, एक होता है L और एक होता है T। कोई पूछेगा विमीय सूत्र क्या है, हमें नहीं पता। फिर विमीय सूत्र में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, M, L, T। और विमीय सूत्र को हमेशा कायम में लिखते हैं बड़े कोष्ठक में। प्री में इनका एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विमीय सूत्र में दोस्तों 3 चीजें होती है, M, L, T। अब यहां ध्यान रखना, M जो है वो प्रदर्शित करेगा किसको, द्रव्यमान को। ठीक है, L 5 चीजों को प्रदर्शित करेगा, एक लंबाई को, एक चौड़ाई को, एक ऊंचाई को, एक दूरी को और एक विस्थापन को। अब दूरी और विस्थापन क्या होती हैं, इनको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, बस याद रखना कि L कितनी चीजें बताएगा, 5, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन। और T किसको बताएगा, समय को। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, जब भी विमीय सूत्र लिखना है किसी का भी, तो 3 चीजें होना जरूरी है, एक M, एक L और एक T। फिर हम उस जिस भी राशि का विमीय सूत्र लिख रहे हैं उसके फॉर्मूले को देखेंगे, उसके सूत्र को देखेंगे। सूत्र में इनमें से जो चीजें जितनी होगी हम उसकी पावर उतनी चढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए सूत्र में लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, या लंबाई लंबाई 2 बार है, या इनमें से कोई भी है। मान लो सूत्र में ये 5 आ जाते हैं, तो इन 5 को L से L की पावर कितनी चढ़ा देंगे, 5। ठीक है, मान लीजिए सूत्र में समय भी आता है, समय 1 बार आया तो T की पावर कितनी चढ़ा देंगे, 1। ठीक है, चलिए बनाते सीखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बनाने के लिए 3 चीजें तो लिखना ही है। जैसे मैं सबसे पहले एक विमीय सूत्र बनाता हूं लंबाई का। ठीक है, लंबाई का विमीय सूत्र बनाऊंगा, इसका फॉर्मूला देखा, लंबाई तो सिर्फ लंबाई है, 3 चीजें लिखना बहुत जरूरी है, एक M, एक L और एक T। अब देखते हैं, बताओ लंबाई में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या लंबाई में द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं, द्रव्यमान नहीं है तो M के ऊपर क्या लगा दूंगा, 0। क्या इस लंबाई में क्या फॉर्मूले में कहीं समय दिख रहा है, नहीं, तो T के ऊपर क्या लगा दूंगा, 0। लंबाई दिख रही है, हाँ, सिर्फ लंबाई है, कितनी लंबाई है, 1।
एल से बताएंगे और एल के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दूंगा, 1। ठीक, ऐसे ही चौड़ाई का बनेगा, ऐसे ही ऊंचाई का बनाएगा। चलिए क्षेत्रफल का बना लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे पहले लिखा एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा लंबाई गुणित चौड़ाई, इसके बाद फिर 3 चीजें ये सब में लिख दी एम एल टी। अब आप मुझे बताओ, क्या इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले में लंबाई चौड़ाई के अलावा द्रव्यमान दिख रहा है? नहीं, तो m के ऊपर क्या लगा देंगे, 0। क्या इस फॉर्मूले में समय दिख रहा है? नहीं, तो t के ऊपर क्या लगा देंगे, 0। लंबाई दिख रही है? हाँ, लंबाई का ऐसे बताएंगे l से, चौड़ाई का ऐसे बताएंगे l से, लंबाई का भी l, चौड़ाई का भी l, l कितने हो गए, 2, तो l की पावर कितनी चढ़ जाएगी, 2। क्लियर है? चलो मेरे दोस्तों आयतन का बना लेते हैं। आयतन का जब बनाएंगे तो आयतन का हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फॉर्मूला हम सभी को पता है। फिर हमने लिख दिया 3 चीजें एम एल टी। अब मुझे ध्यान से बताओ, क्या आयतन के फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान दिख रहा है? नहीं, तो m कितना हो जाएगा, 0। इस फॉर्मूले में कहीं समय दिख रहा है? नहीं, t क्या हो जाएगा, 0। लंबाई का 1l, चौड़ाई का 1l, ऊंचाई का 1l, कितने l, 3l, तो l की पावर क्या हो जाएगी, 3। वेरी गुड, समझ आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुको, फिर बोल देता हूं। लंबाई में सिर्फ लंबाई है, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, 0, l 1 है, 1 हो गया। ऐसे ही चौड़ाई का, ऐसे ही ऊंचाई का। क्षेत्रफल का लंबाई गुणी चौड़ाई 2l है, l की पावर 2, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, 0। आयतन में l लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, l 3 हो जाएंगे, द्रव्यमान नहीं, समय नहीं, 0। बहुत महत्वपूर्ण, चाल का बना लेते हैं। चाल का फॉर्मूला बच्चा जानता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले में हमको एलओटी रखना है। बताओ, फॉर्मेट यही लेके आना है। ये रखा, दूरी आया, दूरी को कैसे बताएंगे, एल से, ऊपर रख दिया एल। समय को कैसे बताएंगे, टी से, दूरी बटे समय एल बाय टी। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है, सबको इसी फॉर्मेट में लेवल में आना है। ये टी जब ऊपर आएगा तो क्या t-1 हो जाएगा? हाँ, अब बताओ, चाल में मुझे एल मिल गया, t-1 मिल गया, क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है? नहीं, तो मैं जब इसका विमेय सूत्र बनाऊंगा तो m के ऊपर लगा दूंगा 0 और यहां बन जाएगा Lt-1। क्या बन जाएगा, Lt-1। समझ में आ गया? ये काय का बन गया, चाल का। जैसे चाल का बनेगा वैसे ही वेग का बनेगा। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, लोड मत लेना, जब समय आएगा जब समझाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, ऐसे ही त्वरण का बन जाता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। वेरी गुड, आपके मन में आएगा त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। सामान्य भाषा में लिख दिया वेग बटे समय। ठीक है, वेग का अभी निकाल के आया, जो चाल का है वही वेग का होगा। ऊपर लिख दिया m0 Lt-1। ठीक है, नीचे एक समय और हो जाएगा, समय को कैसे बता देंगे, t से। t कहाँ आ जाएगा, ऊपर, बन जाएगा m0 Lt-1 और एक t-1 और हो गया, दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा m0 Lt-2। और मैथमेटिक्स का रूल है, जिसकी पावर 0 हो उसका मान 1 ही होता है। तो कहीं कहीं जहां m0 होता है वो लिखते नहीं, उसे छोड़ देते हैं और सीधा लिख देते हैं Lt-2। ऐसे मेरे दोस्तों बनते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, याद रखना, विमीय सूत्र में कुछ नहीं होता, 3 चीजें होती है एम एल टी। एम बताएगा द्रव्यमान को, एल 5 चीजें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन, और टी काय को बताएगा समय को। इतना स्पष्ट है, इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको इसकी परिभाषा की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, परिभाषा अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो यहां ये परिभाषा लिखी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने चाल का विमीय सूत्र बनाया था, काय का, चाल का। ठीक, चाल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था दूरी बटे समय। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र भी मैंने ऐसे बना दिया था L/T, और यहां पर लिख दिया था m0 Lt-1। ठीक है, अब हमें यह पता है चाल व्युत्पन्न राशि है, लेकिन दूरी और समय मूल राशि है, और इन 2 मूल से ही मेरी कौन बनी, व्युत्पन्न राशियां। तो यही हो गया परिभाषा में कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का। ठीक है, ये चाल, इसका मात्रक ये अपन ने मात्रक ही निकाला, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से जो संबंध बताए उसी को हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। हालांकि विमीय सूत्र की परिभाषा हमारा कोई काम की नहीं, कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये मूल मात्रक है मेरे, दूरी बटा समय। इनको देख के मैं बता सकता हूं कि चाल के विमीय सूत्र में मेरी एक लंबाई होगी।
ठीक, और एक समय होगा, समय -1 है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और m0 मेरे इसमें नहीं है। ठीक है, अर्थात किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से जो संबंध बताए वही क्या कहलाता है, विमेय सूत्र। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, विमेय सूत्र में मैंने आपको बता दिया 3 चीजें होती हैं, MLT, ये A और B और C ये पावर होती है जो हमने पावर चढ़ाई थी, जैसे यहाँ पे 0, -1, ये सब इसके मुख्यतः 3 पद होते हैं MLT, जो मैं, और इसको सदैव काय में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में। क्लियर है, और इसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक, ये मेरा हो गया विमेय सूत्र। विमेय सूत्र के बाद ये आखिरी चीज अन्य महत्वपूर्ण मात्रक है। ठीक है, जैसे सामान्यतः मात्रक हमने पढ़ लिया, लंबाई के, चौड़ाई के, ऊंचाई के, ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है जिनके प्रश्न कहीं ना कहीं बन जाते हैं। पढ़ लीजिए एक बार। फर्मी बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि नाभिक के आकार को व्यक्त करने का मात्रक क्या है, तो वो हो जाता है फर्मी। जैसे कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक की भी एक त्रिज्या होती है, परमाणु की भी एक त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या काय में बताओगे, तो ये त्रिज्या हम बताते हैं काय में, फर्मी में। और याद रखना, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 में मीटर। ऐसा ही एक दूसरा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग धैर्य। अब यहां तनाव ना लेना, तरंग धैर्य क्या है, जब हम प्रकाश पढ़ेंगे तब मैं इसे समझाऊंगा तरंग धैर्य क्या है। अभी यहां तरंग धैर्य समझा दूंगा तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, तो मैं इसे तभी बताऊंगा तरंग धैर्य को जब हम प्रकाश पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि एंगस्ट्रॉम क्या है, किसका मात्रक है, तो प्रकाश के तरंग धैर्य के मापन में हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना, फर्मी 10⁻⁻15 था और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, फर्मी 10⁻⁻15, प्रकाश का तरंग धैर्य एंगस्ट्रॉम, और नाभिक की आकार मतलब फर्मी। नैनोमीटर बहुत महत्वपूर्ण, नैनो में सपना, सपनों में सजना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9, 3 होगा, एक फर्मी, एक एंगस्ट्रॉम, एक नैनोमीटर। 10⁻⁻15 फर्मी, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻⁻9 में कौन हो जाएगा, नैनोमीटर। छोटी छोटी चीजें प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग धैर्य के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 ये हो गए। ठीक, 3 के बाद माइक्रोन, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर याद रखना कहीं ना कहीं इसका विज्ञान में उपयोग हो जाता है। जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार बताने के लिए करते हैं 10⁻⁻6। आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक होती है मिली और एक होता है माइक्रो। ठीक, तो मिली 10⁻³ और माइक्रो 10⁻6। कितने हो गए हैं, याद रखना, एक था 10⁻15, फिर आया था 10⁻10, फिर आया 10⁻9, फिर आ गया 10⁻6, एक आ गया 10⁻3। 10⁻15 फर्मी है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻9 नैनो है, 10⁻6 माइक्रोन है, और 10⁻3 मिली है। बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है मेरे भाई, जिसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। इसे अंडरलाइन कर ही लेना, 20-25 स्टार मार लेना। एसआई वालों अगर कहीं मुझे सुन रहे हो तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत काम का है आपके। प्रकाश वर्ष क्या है, अंडरलाइन करना। प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, कहां पर, निर्वात में, कितने समय में, 1 वर्ष में चली गई दूरी। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है दोस्तों, दूरी का। कौन चलेगा, प्रकाश, कहां चलेगा, निर्वात में, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, 99% एक ही प्रश्न बनता है, प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, तो दूरी का। ठीक, कौन चलेगा, प्रकाश, कितनी देर में, 1 वर्ष में, कहां पर, निर्वात में। यही दूरी क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष। अब ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 2 बार देख के बोल लो मन में, 9.46 × 10⁻15 में मीटर। याद रखना, 15 में मीटर है, किलोमीटर नहीं है, और यहां माइनस नहीं है, प्लस ही है, और 9.46 है, 9.46 × 10⁻15 में मीटर। 2 बार बोल लेना, कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल भी शर्म न किया करो। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 में मीटर। कभी भी कोई पूछ ले, बताओ मित्रों प्रकाश वर्ष क्या है, आपका जवाब होगा प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 में मीटर। क्लियर है। यहां बस एक सवाल उठेगा, निर्वात क्या है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। जैसे अभी आप जिस कमरे में बैठे होंगे आपके घर में, वहां तीनों चीजें होंगी, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, आपके कमरे की सारी सॉलिड चीजें हटा देते हैं। ठीक है, सारी सॉलिड हटा दी, अब आपके पास कमरे में गैस ही गैस बची, और मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल रखी है, उसमें पानी है, तो वो क्या बचा है, द्रव।
हमने सॉलिड हटा दिया। सॉलिड के बाद चलो ऐसा करते हैं लिक्विड भी हटा देते हैं। अब आपके कमरे में सिर्फ क्या बची? गैस। चलो ऐसा करते हैं गैस भी हटा देते हैं। अब जब सॉलिड भी हट गया, लिक्विड भी हट गया, गैस भी हट गया, तो क्या बचा? तो जब कुछ नहीं बचा तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? निर्वात। अभी भी बोल रहा हूं, बहुत सामान्य शब्दों में बता रहा हूं, जहां कुछ नहीं होता वहां दो ही चीजें होती हैं, या तो ईश्वर होता है या निर्वात होता है। जहां सॉलिड नहीं, जहां लिक्विड नहीं, जहां गैस नहीं, वहां क्या होगा? निर्वात। निर्वात को अंग्रेजी में कहा जाए वैक्यूम। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी ही कहलाता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 में मीटर। और एक आखिरी है मेरा पारसेक। पारसेक याद रख लेना, जब 3.26 प्रकाश वर्ष मिलते हैं तो पारसेक बनता है। याद रखना, मीटर से प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा पारसेक। ये प्रश्न बनता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? याद रखना दोस्तों, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक, ये मेरा आज का टॉपिक था जिसमें हमने चर्चा की मापन। ठीक, मापन की पद्धतियां, विमीय सूत्र, भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, सदिश और अदिश। ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ रहिए। अब अगले टॉपिक पे हम जब अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।